हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर आर के टेस्ट नंबर 8 के बारे में। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं और कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करें और उनसे अपने पेपर की रणनीति यहाँ पर डिसाइड करें। आर के 2016 वाला जो प्री और मेंस वाला जीएस वाला पेपर था, उसको हमने अपने चैनल पर डिस्कस कर लिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में हमारे चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उससे आपकी रणनीति यहाँ पर एक सही वे में यहाँ पर चल सकती है। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो इन अकेडमी के नाम से ही है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की किस जगह से साक्ष्य मिला है कि जिसमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्वार भाटा से अवगत थे। तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर लोथल। लोथल में आपको एक पोर्ट मिलता है और ये पोर्ट ये दिखाता है कि वहाँ पर जो है बंदरगाह की व्यवस्था भी सिंधु घाटी सभ्यता में थी। तो ज्वार भाटे का यूज़ करके वो विदेशी व्यापार समुद्र के माध्यम से यहाँ पर चलाते थे। तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में दो स्थान है जहाँ पर हमको पोर्ट यानी बंदरगाह देखने को मिलते हैं। एक स्थान तो यहाँ पर हो गया लोथल और दूसरा है यहाँ पर सुध कोतदा। ये दो स्थान हमें यहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर बंदरगाह की व्यवस्था की गई थी। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत की प्रमाण मिलते हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। दयाराम साहनी ने यहाँ पर इसकी खोज की। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड रहा है वो 2400 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट होकर ये लगभग आपको 1700 ईस्वी पूर्व तक देखने को मिलता है। तो उसका टाइम पीरियड भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। इसके जो क्षेत्र में देखने को मिलते हैं वो पाकिस्तान और भारत में यहाँ पर देखने को इसके क्षेत्र अब हमें दिखाई पड़ते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है कि तुषारी लोग किन्हें कहा जाता था। तुषारी लोग जो है वो कुषाणों को हम बोलते थे। कुषाणों का जो मूल निवास था वो चीन की एक उपजाति से था। चीन की यहाँ पर एक जाति थी यूची जाति से वो संबंधित थे कुषाण लोग। तो कुषाणों को दो जातियों के आधार पर तुषारी और यूची दोनों नामों से इसको हम पुकारते हैं। कुषाण वंश की जो स्थापना भारत के अंदर की गई थी वो की थी यहाँ पर कुजुल कडफिसेस के द्वारा यहाँ पर इसकी स्थापना की थी कुषाण वंश की। और कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था यहाँ पर कनिष्क। और कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में और गद्दी पर बैठा और इसी समय इसने जो है शक संवत की स्थापना की थी। शक संवत की स्थापना यहाँ पर की। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी इसने कैलेंडर भी यहाँ पर जारी किया था जिसका नाम था शक संवत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस वंश की पहचान केवल सिक्कों के आधार पर हुई है। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर कुषाण वंश। कुषाण वंश के जो हम पहचान करते हैं वो सिक्कों यानी कॉइन्स के आधार पर हम करते हैं। इसका कोई भी अभिलेख हमें देखने को नहीं मिलता है ताकि हम एक प्रॉपर वे में इसके शासकों या इसके जो है पूरे स्थापत्य के बारे में हम इसके जान सकते हैं। तो कॉइन्स की बात करते हैं तो जो कुषाण थे उन्होंने सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर गोल्ड के कॉइन जारी करे थे। और इनकी जो क्वालिटी थी वो गुप्तास के पीरियड से भी अधिक थी। यानी उनकी जो क्वालिटी थी वो इतनी बेहतरीन थी कि गुप्ता के जो पीरियड थे वो भी उसके सामने निकृष्ट थे। फिर हम बात करते हैं, एक तो उन्होंने यहाँ पर गोल्ड के कॉइन चलाए और दूसरे इन्होंने यहाँ पर जो है तांबे के कॉइन भी चलाए थे। कुछ मात्रा में इन्होंने यहाँ पर सिक्के के कॉइन भी चलाए, यानी अब यहाँ पर कांच के कॉइन भी इन्होंने यहाँ पर चलाए थे। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है कि कौन सी प्रथा दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का मूल स्तंभ थी। अगर हम बात करते हैं सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर इक्ता प्रथा। सही आंसर हमारे पास यहाँ पर बी। और इक्ता प्रथा की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी यहाँ पर
दिल्ली सल्तनत के माध्यम से। और यहाँ पर जो व्यवस्था बनाई गई थी उसमें ये बनाई गई थी कि जितने भी सैनिक या अधिकारी होते थे, सैनिक या अधिकारी थे, तो उनको एक वेतन ना देकर भूमि का कुछ भाग यहाँ पर दिया जाता था, जिससे वो यहाँ पर अपना जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करके अपने वेतन के रूप में उसको यहाँ पर रखते थे। जो यहाँ पर एकता प्रथा थी, इसको चलाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है यहाँ पर इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को यहाँ पर ये जाता है। और इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण भी पूर्ण करवाया था। तो 2-3 उपलब्धि इसके नाम पर हम देखते हैं। कुतुब मीनार का जो है निर्माण इसने यहाँ पर पूर्ण करवाया था, और इसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करे थे, जो यहाँ पर चांदी का टका 2 कॉइन इसने यहाँ पर जारी करे थे, और वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो इसने यहाँ पर जो है चांदी का एक सिक्का चलाया था, टका, और दूसरा था यहाँ पर तांबे का सिक्का था, यहाँ पर जीतल। 2 सिक्के इसने यहाँ पर चलाए थे, और सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि रिहाला की रचना किसने की थी। रिहाला की जो रचना की थी वो की थी यहाँ पर इब्न बतूता ने। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। ये मोरक्को का एक यात्री था, और इसने जो है रिहाला की रचना की, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये हमें देखने को मिलता था। इसकी जो पुस्तक है रिहाला, इसमें भारतीय समाज और उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो ये जो समझौता हुआ था वो हुआ था 1950 में, और नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के द्वारा पूरा किया गया था। और इस दोनों समझौते के माध्यम से दोनों देशों ने ये प्रतिबद्धता जताई थी कि दोनों जो हैं अल्पसंख्यकों का अपने अपने देश में जो है संरक्षण प्रदान करेंगे। तो पाकिस्तान तो इस बात पर यहाँ पर पूरी तरीके से खरा नहीं उतरा है। वहाँ पर देख सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की कितनी रक्षा पाकिस्तान कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है कि भारत और यूरोप के बीच सबमरीन टेलीग्राफ प्रणाली कब शुरू की गई थी। तो वो की गई थी यहाँ पर 1865 में। सेंस जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। बात करते हैं पहली बार जो प्रायोगिक तौर पर जो टेलीग्राफ प्रणाली की यूज़ किया गया था इंडिया में, वो किया गया था 1851 में कलकत्ता में। कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच पहली बार ये सेवाएँ शुरू की गई थी। और जो आम आदमी के लिए ये जो प्रणाली शुरू की गई वो की गई थी 1854 में। 1854 में ये पूरी तरीके से खोल दिया गया था, और इसके लिए एक अलग विभाग की स्थापना भी यहाँ पर की गई थी। तो और 1865 में लंदन और लंदन और भारत के बीच समुद्री टेलीग्राफ प्रणाली की शुरुआत की गई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके वेतनों का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारे पास जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। तो डी में लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के ही वेतनों के संबंध में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल की गई थी। कौन सा अमेंडमेंट था। तो अमेंडमेंट था यहाँ पर 52वां संविधान संशोधन। तो इसके माध्यम से यहाँ पर 10वीं अनुसूची जो है उसको शामिल किया गया था, और ये जो संबंधित थी किससे, दल बदल अधिनियम से। दल बदल अधिनियम यहाँ पर चलाया गया था। तो सही आंसर हमारे पास होगा जो होगा यहाँ पर बी, और ये है 1985 में यहाँ पर राजीव गांधी की सरकार के समय चलाई गई थी। और अगर मैं बात करता हूँ पूरे देश में लागू करने से पहले भी ये एक राज्य में चलाई गई थी, तो वो था यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में पहले से ही दल बदल विरोधी कानून वहाँ पर लागू था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि भारत के वन्य प्राणियों के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स यानी उड़ने वाली लोमड़ी किसको कहा जाता है। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर एक चमगादड़। तो सही आंसर हमारे पास यहाँ पर ए। चमगादड़ को जो है पेट्रोसिस वंश के चमगादड़ों को उड़ने वाली लोमड़ी के रूप में भी हम देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास यहाँ पर कि हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 द्वीप हैं, और इन 2 द्वीप जो हैं वो किन द्वीपों पर यहाँ पर ये स्थित है। 2 शहर हैं उसके। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर होन्शु और क्यूशू।
अगर मैं बात करता हूँ, जो पूरा जापान है वो 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। एक तो है यहाँ पर होन्शु, दूसरे हैं यहाँ पर क्यूशु, तीसरे हैं यहाँ पर शिकोकू और चौथा है यहाँ पर होकाइडो। तो इन 4 द्वीपों पर पूरा पाकिस्तान जो है जापान बसा हुआ है। और जापान पर वर्ल्ड वार सेकंड के द्वारा यहाँ पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिरा गया था। तो ये जो है होन्शु और क्यूशुस जो है हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर हैं वो जापान के 2 द्वीपों पर यहाँ पर हैं। 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम इन शहरों पर यहाँ पर गिराया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि अमरकंटक की पहाड़ियों में से कौन सी नदी यहाँ पर निकलती है? तो वो निकलती है यहाँ पर नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और बेतवा जो है वो विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और ताप्ती जो है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा से यहाँ पर ये निकलती है। नर्मदा नदी एक घाटी का निर्माण करती है और यह जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक तो है यहाँ पर नर्मदा और दूसरी जो है वो है यहाँ पर ताप्ती। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि लूनी नदी कहाँ ख़त्म होती है? जो लूनी नदी है वो जो है कच्छ के रण में यहाँ पर लुप्त हो जाती है। इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो अरावली पर्वतमाला के पुष्कर घाटी से ये शुरू होती है और गुजरात के रण में जाकर ये जो है वहाँ पर लुप्त हो जाती है। लुप्तप्राय नदी का उदाहरण भी यहाँ पर लूनी नदी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो करंट अफेयर्स है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन एंड एग्रीकल्चर कहाँ पर है? तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में यहाँ पर बनाया गया है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में ही अखबारों में देखी गई कॉमन एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो संबंधित है यहाँ पर रक्षा यानी डिफेंस से संबंधित है। भारत के रक्षा और सुरक्षा अधिकारियों ने हाल ही में ही जो सशस्त्र बल हैं उनकी सभी शाखाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक समान वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जारी की है। और यह जो निर्णय लिया गया है वो एक प्रक्रिया के तहत लिया गया है जिसमें जो सरकार है वो रणनीति के तहत सभी के साथ मिलजुल कर कार्य कर सकती है। यानी सेना के जितनी भी 3 शाखाएं हैं उनके बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना चाहती है। तो ये पूरा हमने यहाँ पर डिस्कस करा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगा। पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।